चैप्टर 6 देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होते हैं? जब भी एक कंडक्टर हो, सॉलिड कंडक्टर हो, उसको ऐसी जगह रखा जाए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा जो इस कंडक्टर से लिंक है वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइंस जितनी जा रही है वो चेंज होगी और इसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, राइट। इसके कारण जो घूमते हुए करंट है, सर्कुलेटरी करंट है, वो इंड्यूस हो जाएंगे, वो पैदा हो जाएंगे किस प्लेन में? जो फ्लक्स के डायरेक्शन के नॉर्मल है। ऐसा प्लेन जो फ्लक्स के डायरेक्शन के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, वहां पर घूमते हुए करंट, जिसे सर्कुलेटरी करंट हम कह रहे हैं, वो पैदा होंगे। ये करंट जो है वो पूरे कंडक्टर में आपको मिलेंगे और इन्हीं को हम एडी करंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो घूमते हुए हैं, सर्कुलर है, इसलिए उनको एडी करंट कह रहे हैं। तो एडी करंट्स, ये सबसे पहले एक फिजिसिस्ट साहब है फोकाल्ट, और फोकाल्ट साहब ने 1895 में इसको ऑब्जर्व किया था। तो जो डायरेक्शन है, जो दिशा है इस फ्लो की या इन करंट्स की, इसको हम कैसे पता करेंगे? लेंजेस लॉ से। तो जब एक कंडक्टर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो एडी करंट्स उसमें पैदा होंगे, प्रोड्यूस होंगे। मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने अप्लाई की किसी, मान लीजिए एक रोटेटिंग डिस्क है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। किस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लगी है, उस डायरेक्शन में देखिए, प्लस का मतलब ये होता है कि, या फिर क्रॉस का मतलब ये होगा, अगर आप देखें तो ये इसके डायरेक्शन के अंदर जा रही है। जो आप प्लेन देख रहे हैं, जो डिस्क है, उसके परपेंडिकुलर मानिए। इस फिगर में जो एलिमेंट O और B है, ये पूरा जो एलिमेंट आप देखिए, ये जो एलिमेंट है OB इस डिस्क का, वो कैसे घूम रहा है? वो फील्ड के अक्रॉस घूम रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस एलिमेंट में, वो क्या करेंगे? उनको फोर्स लगेगा एक, और फोर्स क्या होगा? वो होगा Q V क्रॉस B, यानी कि माइनस E V क्रॉस B। इलेक्ट्रॉन की बात है तो माइनस E कर दिया। जो एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट है OA, ये एलिमेंट है OC, ये इस फील्ड में नहीं है। हमने कहा कि ये केवल यही फील्ड है। तो यहां पर आपके जो भी फील्ड होगी उस जगह पे, जैसे OB यहां पर है, क्योंकि ये उस यहां पर एक फील्ड है, उसके द्वारा जो भी बीच में इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर, उनको फोर्स लगेगा और वो इस फोर्स के कारण मूव करने लगेंगे। यहां नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक पाथ दे रहा है, रिटर्न पाथ, कंडक्टिंग पाथ दे रहा है, ताकि जो चार्ज है वो OB से मतलब डिस्प्लेस हो जाए OB के अलोंग। इस कारण से और इस तरीके से एडी करंट यहां पर पैदा हो जाएंगे डिस्क में। कैसे? ये देखिए, ये आपके एडी करंट्स यहां पर पैदा हो जाएंगे। तो अरागो, इन्होंने एक बड़ा एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया ताकि डायरेक्शन निकाला जा सके एडी करंट का। एक मेटल डिस्क को उन्होंने पाइवोट किया, यानी कि एक एक्सिस के थ्रू, एक पाइवोट जिसे कहते हैं, जिसके अक्रॉस वो घूमेगा, तो हॉरिजॉन्टली रखा ताकि वो रोटेट कर सके एक वर्टिकल एक्सिस पे। एक मैग्नेटिक नीडल को बहुत फ्रीली सस्पेंड किया, किसके ऊपर? जो प्लेन है डिस्क का, बगैर उसको टच किए हुए। जब डिस्क को आप रोटेट किया गया बहुत तेजी से, तो ये क्या करेगा? जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक लाइन जो होगी, उसको कट करेगा। अब जो नीडल है यहां पर, वो देखा गया कि वो रोटेट कर रही है किस डायरेक्शन में? जो रोटेशन है उस डिस्क का, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट है, तो जब डायरेक्शन है रोटेशन का डिस्क का रिवर्स कर दिया जाएगा, तो जो नीडल है वो भी रिवर्स हो जाती है, वो भी रोटेट करेगी अपने रिवर्स डायरेक्शन में। एक मेटल प्लेट को समझिए। एक मेटल प्लेट, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल लगाई गई। मान लीजिए ये प्लेन ऑफ पेपर है। अब ये क्रॉस का मतलब ये हो गया कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई जा रही है। अब जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे इस प्लेट के, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जो होगा Q V क्रॉस B। क्यों? क्योंकि प्लेट का मोशन हो रहा है, मूव कर रही है, वो फ्लक्स को काट रही है। इस इन्फ्लुएंस में, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव करेंगे किस पाथ में? जहां पर उनको कम से कम रेजिस्टेंस मिला, वही मूव करेंगे, और ये चीज होगी एडी करंट्स। ये जो करंट होंगे, अगर आप लेंजेस लॉ को देखें, तो इसका जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस होगी इनके कारण, वो अपोज करेगी, वो रोकेगी जो
मोशन है कंडक्टर के मोशन को के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जो प्लेट है वो एक, इसको समझिए कि एक जैसे फ्री फॉल हो रहा है, पेंडुलम की तरह एक फॉल हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन होगा जी से कम मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो। इसको ऐसे समझिए कि ये आपका एक मेटालिक प्लेट है, यहाँ पर इसको हमने ऑसिलेट करने दिया, ऐसे 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 यूं करके ये ऑसिलेट हो रही है एक पेंडुलम की तरह। और यहाँ पर हमारे पास ये साउथ और नॉर्थ पोल, दो पोल थे, उस एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसके बीच में है ही, ठीक। अब एडी करंट कैसे पैदा हो रहे हैं, ये इसमें ये एडी करंट ऐसा जनरेट हो रहा है, ये आई जो देख रहे हैं एडी करंट है, यहाँ पर यू, यहाँ पर यू। जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और वापिस आ रहा होगा तो आपका करंट का डायरेक्शन बढ़ जाएगा। अब ये जो करंट है ये थोड़े से हमारे लिए खास तौर पे जब हम बड़े लेवल की बात करते हैं वहां थोड़ा सा इसको रोकने की आवश्यकता है। तो यहां पर अगर हम इसको स्लॉट काट दें, ये स्लॉट काट दें यहाँ पर, तो अगर हम स्लॉट काट दें इस मेटल प्लेट में तो ये एडी करंट का इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। जो ऑसिलेशन है इस प्लेट का, आप देखेंगे कि जैसे मैंने अभी बताया जी से थोड़ा कम, तो ऑसिलेशन जो हो रहा होगा वो धीरे धीरे डैम्प हो जाएगा, कम हो जाएगा। थोड़े देर में ये जो आपका पेंडुलम की तरह जो चीज हम प्लेट मूव करा रहे हैं वो क्या करेगा, वो रुक जाएगा, वो आपका रुक जाएगा। तो ये जो डैम्पिंग होती है इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पर इस प्लेट के साथ जो जुड़ा हुआ है वो चेंज होगा, क्योंकि प्लेट मूव कर रही है इस रीजन के बाहर जाती है, फिर इस रीजन के अंदर आती है, इन एंड आउट हो रही है इस मैग्नेटिक पोल के बीच में। तो जो एडी करंट पैदा हो रहे हैं यहाँ पे इस प्लेट में, जो चेंज हो रहा है फ्लक्स में, तो एडी करंट पैदा होंगे। लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि ये जो एडी करंट है वो उस मोशन को रोकेंगे। जैसे हमने पहले भी बात की कि ये भाई ये मूव कर रहा है, एडी करंट इसको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा वो उस डायरेक्शन में होता है जो मोशन को अपोज करे। तो जो डायरेक्शन होगा एडी करंट का वो हमेशा अपोजिट होगा जब प्लेन स्विंग कर रही है, घूम रही है जो दोनों पोल के बीच में, और जब वो अंदर जा रही है, जब इसके बीच में है तब अलग डायरेक्शन, जब ये बाहर है मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तब अलग डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस प्लेट में, इस तरीके से प्लेट है, इसमें इस तरीके से स्लॉट्स काट दें तो एरिया जो मिलेगा एडी करंट को फ्लो करने में वो आपने कम कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो लेंथ है, या ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है उसका लेंथ है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है एडी करंट का वो कम हो जाएगा। इस कारण से इस के रिजल्ट में जो एडी करंट का पैदा होना है या उसका इफेक्ट है वो हम ग्रेटली कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो पेंडुलम प्लेट है और उसके साथ अगर स्लॉट है वो ज्यादा देरी तक इसके बीच में झूलेगा या पेंडुलम की तरह इधर उधर जाएगा। अगर आप इसमें स्लॉट नहीं काटते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का शिकार होगा। अगर आप देखें तो जो आयरन कोर है उनके अंदर में खासतौर पे जो घूमते हुए आर्मेचर है मोटर्स के या डायनोमोस के, और जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का अंदर की जो जगह होती है, एडी करंट्स यहाँ भी पैदा होंगे। एडी करंट्स तो हर जगह जहां पर भी ये सिचुएशन होगी एडी करंट्स पैदा होंगे। तो एडी करंट्स हमारे लिए इतने अच्छे नहीं है, ये अनडिजायरेबल है, क्योंकि ये क्या करेंगे, जो अंदर का लोहे का कोर है उसको गर्म करेंगे, और इससे क्या होगा कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होगी, कम होगी हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर हमें कम करना है इस एडी करंट का इफेक्ट तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस कोर को लैमिनेट कर दें, कवर कर दें। एक पूरा पीस रखने से अच्छा हम ये अलग अलग पीस रखें और उनको लैमिनेट कर दें, पूरा एक रखने से अच्छा। तो जो आयरन कोर है इसको हम ये अभी 3 प्लेट बना ली हमने, ये एक ही प्लेट है, हमने यहाँ पर 1 2 और ये 3 प्लेटें बना ली। ये 3 प्लेट बन गई, अलग अलग लेयर बना ली, और ये लेयर को हमने इंसुलेट कर दिया, मतलब सेपरेट कर दिया। आपका इंसुलेटिंग मटेरियल लगा सकते हैं जैसे वार्निश हुआ। इस तरीके से जो एडी करंट फ्लो कर रहा है, जो कि यहाँ पर पूरे डायरेक्शन में इसको इलेक्ट्रॉन को पूरी जगह मिल रही है, तो ये आराम से घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर जगह कम मिली तो केवल ये इतना घूमेगा, यहाँ पर इतना घूमेगा, इस तरीके से। तो जो एडी करंट है वो इन अलग अलग लेमिनेशन 1 2 3 जो पोर्शन मैंने आपको बताया वहां पर घूमेगा, बनिस्बत की ये पूरे कोर में घूमेगा। तो जो लेंथ है पाथ का इलेक्ट्रॉन का वो
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस कारण से जो स्ट्रेंथ है एडी करंट का वो कम हो जाएगा और जो एनर्जी लूज हो रही है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। एडी करंट्स के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। एडी करंट्स के एप्लीकेशंस हैं, जैसे इंडक्शन फर्नेस है। जब आप एक मेटल लें, इसको रखें, बहुत तेजी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वहां पर, तो एडी करंट जो जनरेट होंगे इस मेटल में वो जबरदस्त टेम्परेचर पैदा करेंगे। ऐसा टेम्परेचर पैदा करेंगे इतना ज्यादा कि मेटल मेल्ट हो सकता है। और यही तरीका हम यूज करते हैं ताकि हम मेटल को उनके ओर से निकाल सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। जो इंडक्शन फर्नेस है इसको हम यूज करते हैं ताकि बहुत हाई टेम्परेचर, हम बहुत गर्मी पैदा कर सके, और एलॉयज भी इससे हम बनाते हैं। स्पीडोमीटर, एक स्पीडोमीटर, इसमें एक बहुत छोटा सा मैग्नेट होता है जो घूमता है, रोटेट करता है, जो स्पीड होगी व्हीकल की, गाड़ी की, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां चेंज होती है। इट प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसको घूमने के कारण, क्योंकि छोटा सा मैग्नेट है, तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। तो जो मैग्नेट है वो रोटेट करता है एक एल्यूमिनियम ड्रम में। एडी करंट्स इसमें सेटअप हो जाते हैं ड्रम में। अब जो ड्रम है इस डायरेक्शन में घूमता है जहां पर मैग्नेट रोटेट कर रहा हो, और उसके साथ एक पॉइंटर अटैच होता है इस ड्रम से, जो आपको बताता है कि व्हीकल की स्पीड क्या है। वो जो कैलिब्रेटेड स्केल होता है वहां आपको उसको दिखाई देगा। अब इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स की बात करें तो जब एक बहुत जबरदस्त या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इसको हम अप्लाई करें या उस जगह रखें जहां पर एक रोटेटिंग ड्रम हो जो व्हील के साथ अटैच्ड हो, तो एडी करंट्स यहां पर आपके सेटअप हो जाएंगे इस ड्रम में, जो एक उल्टा यानी कि रिस्टोरिंग टॉर्क इस ड्रम पे देंगे, ताकि जो मोशन है ड्रम का वो रुक सके, स्टॉप हो सके, उसको रोका जा सके। इसी फैक्ट से अगर आप देखिए तो जो एडी करंट है इसको हम यूज करते हैं ताकि खासतौर पे ब्रेकिंग सिस्टम में ट्रेन की ब्रेक बहुत आसानी से लगाया जा सके, स्मूथली लगाया जा सके। एक और इसका जो एप्लीकेशन हम देखेंगे वो है इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। एक चमकता हुआ मेटल डिस्क है एक इलेक्ट्रिक पावर मीटर में, वो रोटेट करता है, घूमता है एडी करंट के कारण। तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होते हैं डिस्क में, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड है। कहां से आ रही है? जहां जो कॉइल में करंट वेरी कर रहा है उसके कारण बन रही है। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ माने खुद, अपना, इंडक्शन माने, इंडक्शन हम जानते हैं कि किसी के कारण किसी में परिवर्तन होना। तो किसी के कारण किसी में परिवर्तन होना, अब जब मेरे कारण मेरे में ही परिवर्तन हो जाए, मैं कुछ कर रहा हूं उससे मेरे में ही चेंज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो जब एक इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करें, एक कोई इंसुलेटेड कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस कॉइल में। अब ये जब जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो अपने आप ये मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा, यानी कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा या पैदा होगा, जो करंट बह रही है कॉइल में, वो किसके साथ लिंक हो जाएगा? वो उसी कॉइल के साथ फिर दोबारा लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही स्ट्रेंथ करंट की आप चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो जो फ्लक्स लिंक होगा, नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस है इस कॉइल के साथ, वो भी चेंज होगी। तो इन सब सर्कमस्टेंसेस को अगर हम देखें तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट है, इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा इस कॉइल में। तो ये जो ईएमएफ है इसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, खुद का खुद से इंडक्शन। तो यदि हम नंबर ऑफ इस कॉइल जितने भी हैं, जितने टर्न है इस कॉइल में, उसको n माने, और जो फ्लक्स लिंक है हर एक टर्न के साथ उसे फाई माने, तो जो टोटल फ्लक्स होगा एक के कारण फाई, तो n के कारण क्या? n फाई। तो इस केस में जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा कॉइल के साथ, जिसे हम फ्लक्स लिंकेज कह रहे हैं, वो किसके साथ होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मैंने कहा करंट चेंज करेंगे तब चीजें चेंज हो रही है। तो जो करंट है उस कॉइल के थ्रू बह रहा है उससे प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो फ्लक्स लिंक्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना करंट बह रहा है। अगर n टर्न्स है तो n फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई,
अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट रख सकते हैं एल। ये जो एल है इसी को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एल बोलते हैं, और यही आपका सेल्फ इंडक्टेंस है उस कॉइल का। तो एल निकालना है तो कैसे आएगा, N∅/I। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस एल है वो क्या है, वो मेजर है वैल्यू का। किस वैल्यू का, जो फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है, कॉइल पर यूनिट करंट। N∅/, अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि अगर हम एल निकालना चाहें तो N∅/I है, उसी से आप देख सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम N∅/I देखें तो जो कॉइल का साइज और शेप है उस पर डिपेंड करता है। N मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उस कॉइल में, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उस मीडियम की उस कॉइल के अंदर जिसमें फ्लक्स पैदा हो रहा है। तो यदि कॉइल को हम एक सॉफ्ट आयरन कोर पे घुमा दें, वाउंड कर दें, तो जो फ्लक्स लिंक होगा इस कॉइल के साथ वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की अच्छी खासी हाई परमेबिलिटी है। तो जो वैल्यू है सेल्फ इंडक्टेंस की वो बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जो सेल्फ इंडक्टेंस एल है वो डिपेंड नहीं करता है आई पे। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि फॉर्मूले में आपको दिख रहा है N∅, क्योंकि Li के बराबर है, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो N∫ हो जाएगा L/dt। अब di/dt क्या होता है, देखिएगा हम क्या करेंगे कि क्योंकि सेल्फ इंडक्शन है, अगर इंडक्शन कोई भी हो, फैराडे लॉ और लेंज लॉ तो लगेगा ना, चाहे वो दो, एक में कॉइल यहां रख दूं और एक में कॉइल यहां रख दूं, और मैं कहूं कि म्यूचुअल इंडक्शन है और इस कॉइल के कारण इसमें जो इंड्यूस चीजें आ रही हैं वो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, फैराडे लॉ और लेंज लॉ तो तब भी होल्ड करेगा। तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस कॉइल में वो होगा, वो भी यही होगा, E = -dφ/dt, ये तो हम जानते हैं। तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसी को हम बैक ईएमएफ कह रहे हैं, क्योंकि ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो ये जो इक्वेशन हमने देखी है N∅, ये वाली जो मैंने आपको बताई, एक तो आपकी ये इक्वेशन हो गई, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे अभी हम, और आपके पास ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो -dφ/dt। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करें तो E आपका हो जाएगा -L/di/dt। N∅ की जगह हमने L/di/dt लिख दिया। तो यदि ये जो di/dt है इसको हम कहें 1, तो E किसके बराबर हो जाएगा, -L के बराबर। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा सर्किट का, हम उसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो रहा है पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिट है, तो पर यूनिट, इसका मतलब ये 1 हम इसको कह रहे हैं। जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो प्रोड्यूस होगा, अगर di/dt 1 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपका 1 है किसी सर्किट में, उसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं उस सर्किट का। तो जो इक्वेशन हमने देखी, इससे अगर L निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं E/di/dt, यानी जो यूनिट है L की, अगर इन दोनों की हम E और di/dt की यूनिट लिखे तो आपका VSA-, जो SI यूनिट है सेल्फ इंडक्टेंस L की वो हेनरी है, डायमेंशनल खैर आप यहां से निकाल सकते हैं M1, L2, T-2 और A-2। तो हेनरी क्या हुआ, यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी di/dt आपका 1 है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E वो 1 वोल्ट होगा, और जो सेल्फ इंडक्टेंस है सर्किट का उसे हम कह सकते हैं कि वो 1 हेनरी है। जो कॉइल का कंपोनेंट है, जैसे सर्किट का कंपोनेंट है कॉइल, जैसे एग्जांपल ले लें, कॉइल है जो सेल्फ इंडक्टेंस पोजेस कर रहा है, जिसके पास सेल्फ इंडक्टेंस है उसी को हम इंडक्टर कह रहे हैं, और जो सिंबल है किसी इंडक्टर का वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। तो जब एक इंडक्टर को हमने किसी सर्किट से कनेक्ट किया तो जो एंड है उस इंडक्टर के जिससे करंट एंटर हो रहा है, यहाँ से करंट एंटर हो रहा है और जो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, इसको हम पॉजिटिव कहेंगे, इसको हम पॉजिटिव कहेंगे, और जहां से करंट लीव कर रहा है, जा रहा है बाहर की तरफ, उसको हम नेगेटिव कहेंगे। तो जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, उस हम इसके हिसाब से हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर हो रही है किसी इंडक्टर में, मान लीजिए आपके पास आई है करंट जो घूम रहा है, फ्लो कर रहा है किसी इंडक्टर में किसी टाइम t पर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी di/dt, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है di/dt। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन दोनों एंड्स के बीच में इंडक्टर के, वो होगा E/L/di/dt। यहां पर हमने माइनस साइन इग्नोर किया है। ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम बैक ईएमएफ भी कह रहे हैं, वो अपोज कर रहा है, कोई भी चेंज होगा करंट में सर्किट के उसको अपोज करता है। तो अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें फिजिकली, तो ये इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा है, जो हमने अपने फिजिक्स में पहले डिस्कशन किया कि जो इनर्शिया होता है,
तो सेल्फ इंडक्टेंस खुद का जो इंडक्टेंस है वो काम करता है इनर्शिया की तरह। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग समझिए या फिर एनालॉजी समझ लीजिए, मास जो मैकेनिक्स में मास पड़ा था वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपका सेल्फ इंडक्टेंस है। तो काम होना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इस बैक ईएमएफ जो ई पैदा हो रहा है ताकि करंट पैदा हो सके। करंट लाने के लिए हमको इस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन है वो किस तरीके से स्टोर हो जाएगा मैग्नेट में, एज पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लीजिए एक करंट आई है किसी इंस्टेंट पे सर्किट पे, तो जो काम होगा मतलब जो वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, जितना काम होगा dw/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, ये होगा ई आई, v इंटू आई होता है तो हम यहाँ पर ई लिख रहे हैं। तो dw/dt क्या होता है, ये ई की जगह हम ये ई, अब हमारे पास एक इक्वेशन और है देखिएगा, अगर हम 1.8.5 देखें ये वाली इक्वेशन हम डायरेक्ट यूज करेंगे, -L/di/dt। तो यहां पर हम ई की जगह L/di/dt लिख सकते हैं, आई रहेगा अपनी जगह पर। तो dw/dt हमने कहा L/i/di/dt, वर्क निकालना है, इसको तो हटा दीजिए, वर्क निकालना है तो L/i/di ये बचा आपके पास, L/i/di, राइट। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये L बाहर ले आइए और 0 से लेकर I तक कर दीजिए इसको, तो I²/2 यानी कि ½ Li² आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जरूरत होगी ताकि करंट आई हम ला सके, क्योंकि यहाँ अपोज की बात कर रहा था मैं, वो होगी ½ Li²। और यही एनर्जी स्टोर हो जाएगी इंडक्टर में, इस जिस इंडक्टर की बात हो रही है जो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक है। और जो ये एक्सप्रेशन आप देखिए कितना, ½ Li² कितना मिलता जुलता है ½ mv² से, है ना। तो L किसके इक्विवेलेंट हो गया, मास के, I किसके इक्विवेलेंट हो गया, V के। यानी कि जो मैकेनिक्स की बात करी थी, मैकेनिकल में जो ½ mv² है काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की जिसमें मास m है, तो L किसके एनालोगस हो गया, मास। जहां हम यहाँ L की बात करेंगे वो मास के इक्विवेलेंट मानिएगा। तो L आपका इलेक्ट्रिकल इनर्शिया हो गया और ये अपोज करेगा, रोकेगा जो करंट बढ़ रहा है और घट रहा है उसको। आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। एक लंबा वेरी लॉन्ग कह रहे हैं इसको, सोलिनॉइड है जिसका लेंथ L है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि N/L है, वो N/L इसमें सवाल में दिया हुआ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे सोलिनॉइड के अंदर अगर हम देखें और जिसमें करंट I बह रहा है, हम जानते हैं क्या होता है, B = μ0 N/I/L। तो टोटल फ्लक्स जो लिंक्ड होगा इस पूरे सोलिनॉइड के साथ phi = BA होता है, क्योंकि N टर्न्स है तो BA × N कर दीजिए। इस B की जगह आप ये रख दीजिए, ठीक, तो μ0 N² IA/L है। लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, phi/I, तो I यहाँ डिवाइड कर दीजिए, I कैंसिल हो जाएगा, बस ये बचेगा, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस है। तो ये एक और पार्ट देखा हमने इस डिस्कशन का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।